नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यह यूथ कंपटीशन का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें से आज का पहला प्रैक्टिस सेट लिए हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों, इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। RWA का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और यह क्लास सुबह 9:30 बजे आपको यूट्यूब पर मिलेगी रोज़। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहले से। तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था। जो रुपया नामक सिक्का है दोस्तों, सबसे पहले किस शासक ने चलाया है? ऑप्शन आपके सामने हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, शेर शाह सूरी। तो सबसे पहले दोस्तों मध्यकालीन में रुपया नामक सिक्का चलाने वाला जो शासक है, यह आपका शेर शाह सूरी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, शेर शाह सूरी। बात करें शेर शाह सूरी के दोस्तों, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे फरीद भी कहते हैं। इसका बचपन का नाम जो है फरीद है दोस्तों, इसका बचपन का नाम फरीद था। और शेर शाह सूरी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू किया था, साथ ही साथ जब्ती प्रणाली भी लागू किया था। क्या क्या शेर शाह से क्या क्या याद रखेंगे? रैयतवाड़ी और जब्ती प्रणाली। ठीक है दोस्तों, यह दो व्यवस्था यह लागू किया था और रुपया नामक सिक्का भी चलवाया था शेर शाह सूरी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? हसन निजामी थे, उतवी थे, फिर सऊदी फिरदौसी दोस्तों, या फिर चंद्रबरदाई। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था दोस्तों, यह उतवी था। कौन था? उतवी था दरबारी इतिहासकार। और इन्होंने कौन सी एक बुक लिखी है दोस्तों? तो इसकी बुक का नाम है किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी के लेखक कौन है? उतवी हैं। उतवी कौन है? तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। उतवी की एक पुस्तक है किताबुल यामिनी। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है प्राचीन पत्तन जो है पुहार किसके तट पर स्थित है? प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है दोस्तों? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, बैगई के तट पर। तो पुहार दोस्तों जो था पत्तन पत्तन पुहार या बंदरगाह था दोस्तों, तो यह कावेरी के तट पर था दोस्तों। कहाँ? कावेरी के मुहाने पर था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि जो प्राचीन पत्तन बंदरगाह था यह कावेरी के मुहाने पे था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? स्वर्ण स्वर्ण श्री कृत्ता है, या फिर पलासिनी है, गंगा है, ऋजुपालिका है। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, यह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था और साल वृक्ष के नीचे दोस्तों इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल में से कहाँ से मिला है? राख का टीला कहाँ से मिला है दोस्तों? पूछा जा रहा है राख का टीला कहाँ से मिला है? तो यह मिला है दोस्तों संगन कल्लू से मिला है। कहाँ से? संगन कल्लू से राख का टीला मिला है दोस्तों। कुछ विद्वानों कहते हैं यहाँ की जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया गया था, तो राख का टीला वहीं से मिला है। कहाँ से? संगन कल्लू से जो है आपका राख का टीला मिला है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कह रहा कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? कह रहा कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ हुआ था दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों जो पहली बार चुनाव हुआ था, प्रथम बार चुनाव हुआ था, यह दोस्तों आपका हुआ था 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह किए थे उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता में कटौती करना, या फिर आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह किए थे उसका एकमात्र उद्देश्य जो था दोस्तों, यह नमक कानून को निरस्त करना था। नमक के कानून को निरस्त करना था। ठीक दोस्तों, और महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1923 को 78 व्यक्तियों के साथ जो है नमक सत्याग्रह पे निकल लीजिए, जिसमें से दोस्तों 240 किलोमीटर पैदल की यात्रा किए थे। महात्मा गांधी जो है 240 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। उसके बाद जो है
यह पहुंचे थे दोस्तों, या दांडी पहुंचे। फिर वहां से 16 अप्रैल 1930 में दोस्तों नमक कानून को तोड़े। उसके बाद वहीं से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह के लिए 12 मार्च 1930 को निकलते हैं 18 व्यक्तियों के साथ में। 240 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह जो कानून था उसको तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902, 1905 में। तो दोस्तों जो होम रूल इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की, यह फरवरी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन किए थे दोस्तों? इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। पूछ रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था दोस्तों। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन, कराची अधिवेशन या फिर बनारस का अधिवेशन। तो दोस्तों 1905 में जो है बनारस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किए थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों किसके गुरु थे दोस्तों? हमने कल के वीडियो में आपको बताया है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन थे। इसमें पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, यांगटी सिक्यांग नदी है या फिर हुआंग हो नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो यांगटी सिक्यांग है। यह ऑप्शन सी में दिया गया यांगटी सिक्यांग। और यह कहाँ की है नदी दोस्तों? यह चीन की है। यांगटी सिक्यांग की बात करें तो चीन की नदी है और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 किलोमीटर दोस्तों। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। पहली सबसे लंबी नदी जो है आपकी नील नदी है, दूसरे नंबर पर अमेजन नदी है, तीसरे नंबर पर यांगटी सिक्यांग नदी है। पहले नंबर पर कौन सी नदी है? तो पहले पे कौन सी नदी है? नील नदी है, दूसरे पे अमेजन नदी है, तो तीसरी कौन सी हमारी यांगटी सिक्यांग नदी है। पहली कौन सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी विश्व की? नील नदी। दूसरे स्थान पे आती है अमेजन नदी, तीसरे पे आती है यांगटी सिक्यांग नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि बृहद जो है, कह रहा कि बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है दोस्तों? तो यह जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए हमारा होगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में जो है प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है दोस्तों उत्पन्न होता है, यह हमारा भूमध्य सागर से होता है। कहाँ से? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में आता है और उत्तर पश्चिमी राज्यों में जो है वर्षा करा देता है। तो हमारे से पूछा गया था कि भारत में जो प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ है यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत अवस्थित है। भारत कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो भारत की बात करें दोस्तों तो यह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। फिर उसके बाद देशांतर की बात करें तो देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 15 नंबर का प्रश्न जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले जो है 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु वालों की जो संख्या है सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह दोस्तों 31% है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 31%। अगले प्रश्न की बात करते थे। इसमें पूछ रहा है कि साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र किसे दिया जाता है दोस्तों? तो साख पत्र जो दिया जाता है यह दिया जाता है दोस्तों आयातकर्ता द्वारा। किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है और इसे क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 18-17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में
औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? जो औद्योगिक विकास निगम है कहाँ स्थापित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में या फिर नोएडा में है? तो उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास स्थापित है दोस्तों, यह आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कहाँ? कानपुर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे है? योजना आयोग से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, वित्त मंत्रालय से है या फिर वित्त आयोग से है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो संबंध है दोस्तों आपका यह वित्त मंत्रालय से है। किसे है? वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और बात करें वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह 29 अक्टूबर जो है 1947 को हुई थी वित्त मंत्रालय की स्थापना। ठीक दोस्तों। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक दोस्तों। और पूछा जाए कि वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अक्टूबर 1947 के। वर्तमान समय में जो इसके वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 21 नंबर का। इसमें कह रहा है कि भारत में अस्थाई जो है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ घटना दी गई हैं दोस्तों, उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पूछा है यल यम सिंधिया समिति, इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? यल यम सिंधिया की बात करें दोस्तों तो यह 1987 में किया गया था। एक मिनट, यल यम सिंधिया की समिति की बात करें तो यह 1987 में किया गया था। और दूसरी समिति दिया है थुंगन समिति। थुंगन की बात करें तो यह 1988 में किया गया था, 1988 में। और अशोक मेहता समिति की बात करें तो यह 1977 में किया गया था, 1977 में। और लास्ट बच्चा हमारा क्या है? जी के वी राव समिति की बात करें तो यह 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। अब हमको काल क्रमानुसार सही करना है, पहले व्यवस्थित ढंग से करना है। तो पहले कौन सा आएगा? तो अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में थी। तो अशोक मेहता समिति हमारा तीसरा नंबर, तीसरे को हम पहले स्थान पर रखेंगे। तो सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है तीसरे स्थान पर, ना कि बी, ना कि सी और ना कि डी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा तीसरा सही होगा। कौन सा? अशोक मेहता समिति है पहले है गठन हुआ उस। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा दोनों में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन के विधेयक जो लाया जा सकता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा जो होगा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा कि भारत की संसदीय व्यवस्था शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? जो शून्यकाल है वह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, या इनमें से कोई नहीं? तो शून्यकाल की बात करें दोस्तों तो इनमें से कोई नहीं, कहीं से नहीं लिया गया है। शून्यकाल की बात करें दोस्तों तो शून्यकाल का जो है संविधान में चर्चा ही नहीं है। शून्यकाल दोस्तों यह 1962 से जारी है, 1962 से जारी है। और इसका समय जो होता है दोस्तों 12 बजे से 1 बजे के बीच में इसका शून्यकाल कहा जाता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच को शून्यकाल कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो है भारतीय संविधान में इस शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया है कि शून्यकाल का। तो हमारा क्या होगा कि शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो इनमें से कोई कहीं से नहीं लिया गया है कि शून्यकाल जो है 1962 से लागू है भारत में, और यह संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है दोस्तों? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है? तो इसमें नागरिकता के बारे में दोस्तों पूछा गया तो भारत की जो है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। और नागरिकता संबंधी बात करें दोस्तों, नागरिकता चर्चा किसमें की गई है? भाग किसमें की गई है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी चर्चा की गई। किस अनुच्छेद से कहाँ तक? तो 5 से जो है 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और नागरिकता कहाँ से ली गई दोस्तों? जो है यह नागरिकता ली गई है आपको ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों। पूछेगा अगर नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिया गया संविधान के, तो भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 5 से 11 तक। नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन इसमें पूछा था कि नागरिकता संबंधी जो विशेषताएं कौन से सही है, तो भारत में जो है संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि दोस्तों कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों?
पूछा प्रांतीय समिति के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या सरदार पटेल थे। तो दोस्तों जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे यह सरदार पटेल थे। ऑप्शन डी होगा, सरदार पटेल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के। और बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यह संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के। और संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया है। जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, अरस्तु है, लैमार्क है, डार्विन है या फिर लियनस है। तो जीव विज्ञान का नाम जो दिए थे दोस्तों यह लैमार्क दिए थे। कौन है? लैमार्क जीव विज्ञान का नाम दिए है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को जो है जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। डार्विन की बात करें तो यह उत्तर जीवित के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। उत्तर जीवित सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किए थे? डार्विन के थे। लीनियस की बात करें तो लीनियस दोस्तों द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किए थे। तो ऑप्शन क्या हमसे पूछा गया था कि जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? तो यह लैमार्क ने दिए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक कौन है दोस्तों? जो है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं यह सेलुलोज है। कौन है? सेलुलोज। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। जो फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है किससे है? सौर ऊर्जा से है, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो फोटोवोल्टीय जो सेल संबंधित है दोस्तों यह आपका सौर ऊर्जा से है। किससे है? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है दोस्तों? प्रकाश की है, समय की है, प्रकाश की प्रवणता की है या खगोलीय दूरियों की है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दोस्तों खगोलीय दूरियों की इकाई है। खगोलीय दूरियों की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि गोदान किसकी रचना है? जो है गोदान किसकी रचना है दोस्तों? तो यह सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद की गोदान रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी? गोदान प्रसिद्ध रचना है। ठीक, आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना अर्थात ईद का चांद होना। क्या होता है? ईद का चांद होना। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य सही है दोस्तों? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी जो है मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो सही वाक्य क्या है दोस्तों? इसमें सही वाक्य जो है दोस्तों ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनल का सही शब्द अर्थ देने वाला शब्द को चुनिए। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला कौन सा युग्म है दोस्तों? तो अनिल मीन्स होता है दोस्तों हवा और अनल मीन्स होता है आग। तो कौन सा सही होगा? अनिल वायु को कहते हैं और अनल जो होता है अग्नि को कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, अनिल और अनल का जो युग्म का सही अर्थ है वायु और हवा है, वायु और अग्नि है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि 44 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी दाना चुंग रहा है। पक्षी दाना चुंग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची सब पूछा है पक्षी का पर्यायवाची पूछा है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। पंकज है, अंडज है, खग है, नभचर है। तो इनमें से कौन सा जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पंकज जो होता है दोस्तों यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंकज की बात करें तो यह कमल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है कि मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला जो है किनकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है, रविंद्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद की है? जो मधुशाला है दोस्तों कृति है यह हरिशंकर राय बच्चन की है दोस्तों। किसके? हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 52 नंबर का कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? जो उस्ताद जाकिर हुसैन है उनका संबंध किससे है दोस्तों? सितार से है, तबला से है, सरोद से या फिर बांसुरी से है?
तो उस्ताद जाकिर हसन जो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है दोस्तों, यह आप इनका जो है तबला से संबंध है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। जो भूक्षरण होता है किसके द्वारा रोका जा सकता है, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, या वन रोपण करके, वनस्पति हटाकर, या फिर अति चराई करके। तो भूक्षरण रोका जा सकता है दोस्तों वन रोपण करके। ऑप्शन बी होगा, वन रोपण करके जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, या जो है लास्ट ऑप्शन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है दोस्तों, यह आपका जो प्रकाशित होता है यह होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पणजी किस राज्य की राजधानी है। पणजी किस राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की है, गोवा की, हिमाचल प्रदेश, झारखंड की। तो यह सभी को पता होता है दोस्तों, पणजी किसकी राजधानी है, तो यह गोवा की राजधानी पणजी है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि माले किसकी राजधानी है। माले जो है किसकी राजधानी है दोस्तों, तो माले आप सभी लोगों को पता होगा कि ये मालदीव की राजधानी जो है माले है। किसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी जो है माले है। ठीक, माले किसकी राजधानी है, मालदीव की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 57 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा को। तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो पूछा है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, या महाराष्ट्र में। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक है दोस्तों, यह आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर, या फिर 12 नवंबर को। तो विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में जो है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, या फिर 7 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।